बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 203 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसका मतलब यही निकलता था कि ये ज़र दायरे रात के वक्त आने वाले ट्रक को सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए थे। अंधेरे में ट्रक की हेडलाइट से ये दायरे रोशनी के सिग्नल नजर आते होंगे और ट्रक आधी रात के बाद आते होंगे। गाँव के लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा इशा की नमाज पढ़ने तक जागते थे। अब मैंने मोहतात होके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। करमावाली का डेरा एक पुख्ता इमारत थी। उसके लिए ईंटें, सीमेंट और राज मजदूर सब शहर से लाए गए थे। इमारत के दो हिस्से थे। सामने वाला हिस्सा एक बड़े और ऊंची छत वाले हिस्से पर मुश्तमिल था, जिसके चार गोशों पर छोटे बड़े गुंबद थे और वसी गुंबद के साथ यूं लगते थे जैसे तरबूज के चारों तरफ चार सेब रखे हों। इस पूरी इमारत पर सब्ज रंग था, जो आम तौर पर पाकीज़गी और तहारत का मज़र समझा जाता है, मगर यहाँ इसका मकसद इमारत को कैमोफ्लाज करना मालूम होता था ताकि घने सब्ज दरख्तों में ये सब्ज इमारत दिखाई ही ना दे। अकबी हिस्से में एक बहुत बड़ा सीमेंट का प्लेटफार्म था, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 गज लंबा, 50 गज चौड़ा और ज़मीन की सतह से 1 गज ऊंचा था। इस प्लेटफार्म पर सब्ज इमारत की अकबी दीवार का एक दरवाज़ा खुलता था, जो इस वक्त बंद था। मेरी समझ में ना आया कि किसी खानका के साथ इस किस्म के प्लेटफार्म का क्या मसरफ हो सकता है। मुझे इमारत के आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं करीब जाने से एतराज़ कर रहा था। न जाने इसमें क्या बात थी जिसने मेरे कदम रोक लिए। बज़ाहिर गैर मारूफ से गांव की इस गैर मारूफ खानका में कोई खतरा नहीं हो सकता था, लेकिन मेरी छठी इस खतरे की बू को वाज़ेह तौर पर महसूस कर रही थी। मैंने अपनी कुव्वत मुशाहिदा या सुराग रसानी के बायस बहुत सी गैर मामूली बातें दरियाफ्त कर ली थी। एक ये कि कब्रिस्तान और जंगल की सम से यहाँ ट्रक आता है। अभी ये मालूम करना बाकी था कि ट्रक क्यों आता है। फिर ये कि ये ट्रक किस खुफिया और पोशीदा रास्ते से उमूमन रात के वक्त आता है। वो ट्रक को यहाँ लाने वाले इतने होशियार हैं कि उन्होंने तारीख जंगल में रोशन हो जाने वाले निशानात लगाए हैं, जो दिल में किसी देहाती के लिए शक का बायस नहीं बन सकते। लेकिन इस तरह ट्रक को सीधे और आसान रास्ते से लाने की बजाय मुश्किल और पोशीदा और पेचीदा रास्ते से लाने का मकसद भी नेक नहीं हो सकता। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक मरहूम साईं पापड़ वाले भी कोई नेक मकसद आयात नहीं रखते थे। क्या वो पीरी फकीरी के डोंग और सोने चांदी के पापड़ जमा करने के अलावा भी कोई खुफिया और खतरनाक कारोबार करते थे? कामे माची की जाली खानका का राज फाश हो जाने के बाद मुझे साईं पापड़ वाले का मज़ार शरीफ भी बिल्कुल शरीफ नहीं लगा। यहाँ कुछ और भी हो रहा था। डोंगा पतन का साधु राम यहाँ अकीदतमंद बन के सिर्फ चिराग जलाने के लिए नहीं आता था। कुदरती तौर पर मुझे ये ख्याल भी आया कि साईं पापड़ वाले की शहादत में डाकुओं के अलावा भी किसी का हाथ हो। उनकी किसी गलती या गलतफहमी के बायस साईं पापड़ वाले को मजबूरन मरना पड़ा हो, उनकी खुदकुशी करा दी गई हो, या बेहतर समझा गया हो कि अब उनका मज़ार शरीफ बना दिया जाए। बाजू का जिंदा पीर से मुर्दा पीर ज्यादा कारामद साबित होता है। अभी मैं गामे माची से डोंगा पतन के साधु राम और करमावाली के डेरे तक सब के दरमियान मुफादात के मुश्तरका रिश्ते को तलाश कर ही रहा था कि किसी गाड़ी का ताकतवर इंजन कर जा। मैं फौरन दो दरख्तों के पीछे हो गया, जिनके तनों के दरमियान एक कदे आदम झाड़ी फैल गई थी। आवाज़ बहुत दूर से आई थी, मगर मेरे कानों ने उसकी समत का सही अंदाजा कर लिया था। ट्रक मेरी दरियाफ्त करदा रास्ते से करमावाली के डेरे की तरफ आ रहा था, चुनांचे उसकी रफ्तार बहुत कम थी। जब मैंने उसे देखा तो ट्रक बड़ी एहतियात के साथ दो करीब करीब वाक़े दरख्तों के दरमियानी तंग रास्ते से निकल रहा था और ड्राइवर उसे सामने वाले दरख्त से बचा के दाईं जानिब मोड़ने की जिद्दोजहद कर रहा था। यह बेडफोर्ड ट्रक था, जिसका पिछला हिस्सा एक हमवार सतह की तरह था। इस हिस्से पर लकड़ी के बॉक्स एक दूसरे पर ढेर कर दिए गए थे। सब बॉक्स एक ही साइज और एक ही शक्ल सूरत के थे। सबकी लंबाई मेरे अंदाजे के मुताबिक 6 फुट और चौड़ाई 2 फुट थी। हर बॉक्स इतना ही गहरा भी था, चुनांचे ये सब ताबूत लगते थे। संदूकों को लंबाई के रुख ट्रक पर ला दिया गया था। ट्रक मेरे सामने तकरीबन 10 फुट दूर से गुजरा तो मैंने देखा कि लंबाई के रुख 3 ताबूत नुमा बॉक्स रखे गए हैं। चौड़ाई के रुख मुझे 4 बॉक्स नजर आए। हर बॉक्स के ऊपर 4 बॉक्स थे। इस तरह मेरे हिसाब से ट्रक में 60 बॉक्स लदे हुए थे। किसी भी नौइयत के सामान की पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत अजीब साइज के संदूक थे। फल, अंडे और सब्जियां बहुत छोटे क्रेट में पैक और बरामद किए जाते हैं। मशीनरी भी बाहर भेजी जाए या बाहर से मंगवाई जाए तो उनके बॉक्स ताबूत नुमा नहीं होते। और करमावाली के डेरे का मशीनरी की दरामद या बरामद से क्या ताल्लुक? एक नाकाबिले गौर बात यह भी थी कि सब बॉक्स बड़ी अच्छी लकड़ी से और बहुत सफाई के साथ बनाए गए थे। अगर उन पर स्याह रंग कर दिया जाता तो ये सचमुच ताबूत तस्लीम कर लिए जाते और किसी भी मुल्क की कस्टम चेक पोस्ट से गुजारे जा सकते थे, बशर्ते कि इनमें लाश का चेहरा नजर भी आता हो। ट्रक मेरे बाएं हाथ पर 20 फुट दूर जा रुका। ड्राइवर ने उसको रिवर्स गियर में डाल के घुमाया। उसका पिछला हिस्सा प्लेटफॉर्म से मिला दिया गया। अगले हिस्से से ड्राइवर के अलावा 2 आदमी उतरे।
फिर साईं पापड़ वाले के मज़ार का अकबी दरवाज़ा खुला और दो अफराद सब्ज यूनिफॉर्म जैसा लिबास पहने निकले। उस वक्त मैंने गौर किया कि ड्राइवर के साथियों ने भी सब्ज कपड़े पहन रखे हैं। संदूक के ऊपर भी सब्ज रंग है और ट्रक पर भी। ये सब कैमोफ्लेज करने के लिए था। ऊपर से या दूर से देखने वाले को जंगल में होने वाली कोई पुरस्कार कार्रवाई नजर नहीं आ सकती थी। ट्रक में से उतरने वाले मजदूर ऊपर चढ़ गए, लेकिन खुद ड्राइवर अपने हाथ में स्टेन गन लिए मुस्तैद खड़ा रहा। उसकी निगाह हर तरफ थी। गौर से देखने पर मैंने उसे शनाख्त किया। वो गामे माची की जाली खानकाह के सामने वाले होटल का प्रोपराइटर था, जिससे हमने राबिया और नाजो के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसने यानी शायद की हैसियत से जो देखा था सब बता दिया, लेकिन बाद में उसी ने हमारे बारे में और हमारे अज़ाइम के बारे में दिलावर एंड कंपनी के शिकारियों को तमाम मालूमात फराहम कर दी। उनमें से एक शिकारी हमारे ताकुब में आया और हमें गुमराह करने में कामयाब हो गया। ट्रक पर चढ़ने वाले दो मजदूरों ने बारी बारी हर बॉक्स को नीचे खिसका के उन दो अफराद के सुपुर्द करना शुरू किया जो साईं पापड़ वाले के मिज़ार से निकले थे। संदूकों के दोनों जानिब गुंडे थे, मगर मजदूरों के चेहरे देखकर अंदाजा हो जाता था कि बॉक्स कितने भारी हैं। उनके बाजुओं के रग पट्टे खींच जाते थे तो उस मुशक्कत से उनके चेहरे भी लंबे हो जाते थे। यही कैफियत नीचे खड़े हुए मजदूरों की थी। वो बोझ को संभालते हुए लड़खड़ा जाते थे। अगर हर बॉक्स का वजन एक मन होता तो वो सेहतमंद अफराद के लिए ज्यादा नहीं था, लेकिन जितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ रही थी उससे यही अंदाजा किया जा सकता था कि वजन किसी तरह भी 2 मन से कम नहीं होगा। जो बॉक्स नीचे उतारे जाते थे उन्हें वही 2 अफराद घसीटते हुए बाजार के अंदर ले जाते थे। अभी पूरा माल उतरा भी नहीं था कि मैंने फिर एक मोटर के इंजन की आवाज़ सुनी, मगर ये आवाज़ ट्रक के इंजन की आवाज़ के मुकाबले में बहुत धीमी थी। दरख्तों की ओर से जाजी साइज की शेवरलेट अंपाला नमोदार हुई और ट्रक के करीब जा रुकी। जब कार मेरे सामने आई थी तो मैंने ड्राइवर के चेहरे को बहुत करीब से देखा था। वो लेफ्ट हैंड ड्राइवर कार थी और ड्राइवर की सूरत उसी खिड़की में नुमाया थी जिधर मैं छुपा खड़ा था। उसे देखते मेरे ज़हन को दूसरा शदीद झटका लगा, क्योंकि साधु राम की गाड़ी में मुझे कोई रिवायती किस्म का हिंदू नजर नहीं आया था जिसका गंजा सर और माथे पर तिलक और गले में जैनुआ होता और जो बास्केट धोती और नेहरू कैप पहने होता वो सूट में था। और मुझे उसको पहचानने में जरा देर नहीं लगी। उस शख्स ने हमें डोंगा पतन के बारे में बताया था कि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती और पैदल पहुंचना मुमकिन है। चुनाचे मोहसिन और नेक मोहम्मद मुझे टैक्सी में छोड़कर चले गए और यह खबीस आगे जाकर अपने साथ दूसरों को भी ले आया था। वो भी एक शिकारी था जो मुझे ले जाने वालों का मददगार बना था। मेरे ज़हन में साधु राम की ये सूरत खारगिज न थी और अब मुझे बिल्कुल शुबा ना रहा कि साधु राम का ज़ाहिर और बातिन एक मकरूफ फरीब है। साधु राम गाड़ी से उतरा और प्लेटफार्म के चंद जीने चढ़कर अकबी रास्ते से पापड़ वाले के मिज़ार की इमारत में दाखिल हो गया। मजदूर बदस्तूर बाक्स उतार के अंदर पहुंचाते रहे। फौरन मुझे ख्याल आया कि इस इमारत में जो साईं पापड़ वाले के मिज़ार मुबारक और करमा वाली की करामात के बायस इतना सामान कहाँ रखा जा रहा है और कैसे रखा जा सकता है। फिर यह कि मजदूर एक फेरा तकरीबन 6 मिनट में पूरा कर रहे थे। अगर उन्हें बॉक्स अंदर छोड़ के आना होता तो यही काम उससे 20 वक्त में हो जाना था। ज्यादा वक्त इसलिए सिर्फ हो रहा था कि वो बॉक्स को नीचे ले जा रहे थे, उन्हें सीढ़ियां उतर के किसी तय खाने में पहुंचा रहे थे। और जो कुछ मेरे सामने था उसे मैं यही अंदाजा कर सकता था कि ऊपर से जो सीमेंट का मजबूत प्लेटफॉर्म नजर आता है वो दर हकीकत एक तय खाने की छत है। खाली हो जाने वाला ट्रक रवाना हो गया, मगर कार वहीं खड़ी रही। तकरीबन 10 मिनट बाद साधु राम फिर निकला, लेकिन इस मरतबा वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत भी थी जिसने सर से पैर तक मैक्सी टाइप चीज सब्ज चोगा पहन रखा था। वो कोई बहुत उम्र रसीदा औरत नहीं थी, लेकिन वो बेहद सेहतमंद थी। उसका कद 5 फुट 10 इंच जरूर था और जिस्मानी तौर पर वो बेहद फिट नजर आती थी, मगर उसके चोगे ने जिस्म के खदोखाल को छुपा रखा था। मैंने महसूस किया कि औरत की कलंदराना वजह भी एक पेश है। अचानक मुझे आसमान की तरफ से अजीब किस्म की आवाज़ सुनाई थी। साधु राम मुंह उठा के ऊपर देखने लगा। यह आवाज़ मुझे भी अपने पीछे जुनूब मशरक की सम सुनाई दे रही थी और यूं लगती थी जैसे कोई बगैर साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल चला रहा हो। जैसे जैसे आवाज़ करीब आती गई उसकी शनाख्त नुमाया और वाज़ेह होती गई। ये कोई हेलीकॉप्टर था। मैंने खुद को घने दरख्तों के साइबान के नीचे इस तरह छुपाया कि ऊपर से पायलट या उसका कोई साथी दूरबीन लगा के देखता तब भी मैं नजर ना आता। नीचे साधु राम और गिरवे रंग के चोगे वाली सेहतमंद औरत अब आपस की बातें छोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहे थे जो नूज मेरी नजर से ओझलता। औरत के बारे में यह फर्ज करना गलत नहीं था कि वही पीर साईं पापड़ वाले की उस फ्राड खानका की गद्दी निशी कर्मा वाली होगी। साधु राम की और इनके दरमियान कोई बहुत पुरस्कार किस्म का ताल्लुक था जिसको सादा दिल देहात के रहने वालों ने साधु राम की अकीदतमंदी समझा था। मेरे सामने एक मरतबा साधु राम ने उसकी कमर के गिर्द अपना हाथ हमायल करने की कोशिश की थी, मगर कर्मावारी ने उसका हाथ झटक दिया था। अब वो मुजस्सम तस्वीरें इंतजार और इश्तियाक बने किसी तीसरे फरीक के लिए चश्म पर आते। उनको मालूम था कि आने वाला कौन होगा।
चुनाचे वो ना हैरत ज़दा थे और ना खौफज़दा। सीमेंट के वसीउ अरीज प्लेटफार्म की तामीर का एक मकसद मुझ पर वाज़ेह हो चुका था। ये एक हेलीपैड था और यहाँ हेलीकॉप्टर को बाहिफाजत उतारने का ये बंदोबस्त किसी गैर मामूली ज़रूरत के पेश नज़र किया गया था। जब हेलीकॉप्टर करीब आया तो मैंने उस पर बने हुए निशान को आसानी से पहचान लिया। एक पड़ोसी दुश्मन मुल्क का फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला हेलीकॉप्टर था। मैंने उस पर लिखा हुआ नंबर भी पढ़ा और आंखें बंद करके ज़ेरे लब कई बार दोहराया ताकि जहन नशीन हो जाए। हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा। सीमेंट की इस प्लेटफार्म पर या हेलीपैड के आसपास से दरख्त यकीनन साफ कर दिए गए थे। साधु राम ने एक हाथ ऊपर उठा के आने वालों को खुश आमदीद कहा या उन्हें सिग्नल दिया कि खतरे की कोई बात नहीं। मैंने इस शोर से फ़ायदा उठाया जो हेलीकॉप्टर के उतरने और दरख्तों के पत्तों के तेज हवा में हिलने से पैदा हो रहा था। उस वक्त साधु राम और कर्मा वाली की सारी तवज्जो भी हेलीकॉप्टर की तरफ थी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और हेलीपैड के सबसे करीबी झाड़ जैसे दरख्त के नीचे दुबक कर बैठ गया। अब वो मुझसे 10 फुट के फासले पर थे और मैं उनकी गुफ्तगू सुन सकता था। खतरा मुझे सिर्फ ये था कि कहीं उन पर मेरी मौजूदगी का राज फाश ना हो जाए। एक छींक भी ऐसे वक्त में बम के धमाके से कम तबाहकुन साबित ना होती। मैं बिल्कुल खाली हाथ था और उनका मुसल्ला होना शुबे से बालातर था। अगर वो मुझे खुफिया माइक्रोफोन की तरह इतने करीब दरियाफ्त कर लेते तो बिला तवक्कुफ तबाह भी कर देते। वो जंगल की ज़मीन थी जिस पर 1000 किस्म के अशरातुल अर्ज़ का बसेरा था। कोई दखलदार माकूलात करने वाला कीड़ा अचानक मुझे काट लेता तो उसकी ये हमाकत मुझे बहुत महंगी पड़ती। बाद में वो कीड़ा मुझे 10 बार काटना चाहता तो मुझे एतराज़ ना होता। हेलीकॉप्टर के ऊपर घूमने वाला देवएकल पंखा इंजन के बंद हो जाने के बाद भी कुछ देर घूमता रहा। उसके मुकाबले में मुज़ीका खेज हद तक कोता नजर आने वाले दुम के पंखे की रफ्तार भी कम होने लगी। हेलीकॉप्टर से एक बुलंद कामत सेहतमंद और स्याही माइल कदमी रंग वाला शख्स पहले उतरा। उसने ग्रे पतलून और आधी आस्तीन की सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। वो क्लीन शेव था और उसके बाल घने स्याह थे। चुनांचे उसकी उम्र का अंदाज़ा मुश्किल काम था। वो 40 साल का भी हो सकता था और 50 से ज़्यादा उम्र का भी। अच्छी सेहत की वजह से वो जवान, जोशीला और मुस्तैद नजर आता था। उसके हाथ में तकरीबन 2 फुट की पतली सी स्याह छड़ी थी जिसके निस्बतन मोटे किनारे पर चांदी या किसी चमकीली दांत की मुनक्कश पतरी चढ़ी हुई थी। इस छड़ी से वो आदतन अपनी पतलून के पांचों को झाड़ता था। ये छड़ी उसके फौजी ऑफिसर होने की अलामत थी। उसके बाल भी फौजी तर्ज के थे और उसकी चाल में फौज की अफसरी का नज़्मो ज़बत भी था और मुतवाज़न अंदाज भी। साधु राम के करीब पहुंचकर उसने छड़ी को एक खास अंदाज से बाईं जानिब बगल में दबा लिया। यह भी एक गैर शऊरी फौजियाना हरकत थी। चूँकि मैं बहुत तवज्जो इन हमाक से सब कुछ देख रहा था इसलिए ये बातें खुद मेरी नज़र में आ गईं। नमस्ते कर्नल साहब, साधु राम ने दोनों हाथ जोड़कर इंतज़ारी से कहा और खुशामदाना अंदाज में मुस्कुराया। हेलो साधु राम, कर्नल ने दायां हाथ बढ़ाकर उससे मुसाफा किया। क्या हाल है? सब भगवान की कृपा है, साधु राम ने कहा। आप खैरियत से हैं कर्नल जगन्नाथ? कर्मा वाली ने अपनी बारी पर हाथ मिला के कहा। मुझे उसके हाथ की गुदाज सफ़ेदी नजर आई और उसकी आवाज़ का लूच महसूस हुआ। उसके लहजे में एक औरत बोलती थी जो समझती थी कि उसकी नाज आफरी शोखी के जादू का तोड़ नहीं है। एंड हाउ आर यू माई स्वीट कर्ल? कर्नल जगन्नाथ मुस्कुराया और उसी लम्हे मैंने साधु राम का चेहरा देखा जो कोशिश के बावजूद नागवारी के जज्बात को छुपाने से कासर रहा था। इस बार तो बड़ी देर की मेहरबान आते आते स्वीट गर्ल ने किसी वफा पेशा महबूबा के शिकायती लहजे में कहा जिसने फराग के दिन राय तकते और हिजर की रातें आहें बरते गुजारी हों। वो बस सारी बात तो मुनासिब वक्त और मौका मिलने की है, जगन्नाथ ने कहा। फिर यह कि मुझे नो मैन लैंड से वापसी में ताखीर हो गई। इससे मेरा शेड्यूल अपसेट हो गया। नो मैन लैंड की सूरत क्या है कर्नल साहब? साधु राम मानी खेज लहजे में मुस्कुराया। हालात अबतर होते जा रहे हैं, कर्नल ने कहा। सुनहरे रेशे की ज़मीन अब रेशा दबानियों की सरजमीन है। वो सचमुच नो मैन लैंड होती जा रही है। एक तो वही ब्यूरोक्रेसी जो सब ठीक का तासर देती है, फिर मुकामी इंतजामिया जो अपने तौर पर तकरीब कारी से निमटने में नाकाम है। किस किस को पकड़े और कहाँ कहाँ हिफाजती दस्तों को बताएं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा मौजू वही नीम फौजी गोरीला तंजीमें हैं जिनकी क़ियादत अलहदगी पसंद करते हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर इंतशार बर्पा करने वाले। इसके अलावा छात्र लीग यानी तलबा की तंजीम जो हद दर्जा जोशीली और जज्बात के सैलाब में बह जाने वाली है। हमारे मकासद के लिए काम करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा मौसर अफरादी कुव्वत तलबा ही हैं जिनको इस्तेहसाल और इस्तेमार के नारों से किसी भी समत में ले जाया जा सकता है। उनके अलावा मुक्ति बहानी, शांति बहानी, सियासी जमातों के मुताहरब ग्रुप जो अपने अपने हल्के असर में लॉ एंड आर्डर को अपने हाथ में रखते हैं, चुनांचे खाना जंगी और अनारकी के असबाब पैदा करते हैं। उसमें कोई मुबालगा नहीं। साधु राम के वो खिता है ज़मीन अब किसी का भी नहीं और सब कहे हुकूमत किसी की नहीं मगर सब हाकिम है।
एक सूबे में 10 सियासी और नजरियाती रियासतों के दरमियान महाज आराई होगी तो और क्या होगा। हम तो इस सूरत हालात को एक ऐसी सिविल वार तक ले जाने में मदद कर रहे हैं जहाँ किसी एक फरीक की तरफ से हमें बराह रास्त मुदाखलत करने की दावत मिले, और ज़ाहिर साधु राम के हम उसी फरीक की दावत कबूल करेंगे जो गालिब हो, हमारे दुश्मन का दुश्मन और बाद में हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आपको भगवान की आशीर्वाद हासिल है कर्नल साहब, एक दिन ऐसा ही होगा और वो दिन दूर नहीं है। साधु राम ने कहा, नहीं साधु राम, ये काम बहुत मुश्किल है, अभी तक मुज़ाहमत करने वालों की कुव्वत बहुत ज़्यादा है। कर्नल जगन्नाथ ने मायूसी से कहा, जज्बाती और ज़हनी तौर पर वो खुद को पाकिस्तानी समझते हैं और उनकी कौमियत परस्ती का यही जज्बा हमारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। खैर तुम ये बताओ कि सरसे में तुमने क्या कुछ जमा किया है? जितना हमने किया है वो आपकी तवक्को से ज़्यादा होगा। कर्मा वाली ने मुस्कुरा कर कहा, वेरी गुड, मैं इस दफ़ा ज़्यादा तवक्कुआत लेकर आया था। जगन्नाथ ने कर्मा वाली के शाने पर हाथ रख के मुसर्रत का इज़हार किया। दरअसल मुझे गुज़िश्ता बार अपने हरीफ कर्नल रामा राव के मुकाबले में शर्मिंदगी हुई थी। वो राजस्थान की तरफ से 3 ट्रक निकाल आया, हालांकि वो रास्ता ज्यादा लंबा और दुश्वार गुजार है। उस रास्ते पर निगरानी इतनी कड़ी नहीं है कर्नल साहब, साधु राम ने कहा। रेगिस्तानी सरहद से दिन में ऊंट भी गुजर जाए तो देखने वाला कोई नहीं होता, मीलों तक गैर आबाद इलाके हैं। वो तो ठीक है, मगर साधु राम तुम खुद सोचो कि हम कितना रिस्क लेकर आते हैं। कर्नल जगन्नाथ ने एक सिगार सुलगा कर कहा, हमें बहुत लो लेवल पर फ्लाइंग करनी पड़ती है कि रेडार की आंख से महफूज रह सके। फिर भी हेलीकॉप्टर की आवाज, डैम इट, हर वक्त ये खतरा लाक रहता है कि बॉर्डर पर पेट्रोल ने सुन ली तो वो सिर्फ एक फायर करेंगे। ये कोई सुपरसोनिक फाइटर प्लेन नहीं है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से इसका निशाना लेना इतना ही आसान है जितना मेरे लिए पिस्तौल से तुम्हारे दिल का निशाना लेना। मेरा दिल तो वैसे ही निशाना बन चुका है जगन्नाथ और रतनसी। इस मर्तबा आप कर्नल रामा राव के मुकाबले में ज्यादा फायदे में रहेंगे। साधु राम ने जल्दी से कहा, इडियट, ये क्यों नहीं कहते कि इस बार तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हासिल करने की उम्मीद है? तुम बहुत लालची होते जा रहे हो साधु राम, कर्नल जगन्नाथ ने कहा। सिर्फ मुझे तो इल्जाम ना दें कर्नल साहब, साधु राम ने ना खुशगवार लहजे में कहा। जब आप ज्यादा माल लेकर जाएंगे तो क्या आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा? आपको भी तो वही लोग पैसा देते हैं, वो भी जरूरतमंद हैं और हम भी। हम 2 जरूरतमंदों के दरमियान कमीशन एजेंट बने हुए हैं कि इधर का माल उधर पहुंचा देते हैं। हमें कैसे मालूम हो सकता है कि वो आपको क्या देते हैं और हमारा मुनाफा ज्यादा है या आपका कमीशन? तुम बदगुमानी का शिकार मालूम होती हो साधु राम, कर्नल जगन्नाथ ने संजीदा होकर कहा। आपको गलत बात नहीं कहनी चाहिए कर्नल साहब, साधु राम बोला। लालची हम में तो आप कौन सी मुल्को कौम या इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? और क्या आपका यही काम है जो आप पैसा कमाने के लिए करते हैं? हजारों कर्नल सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। मुंह बंद रखो। कर्नल जगन्नाथ ने बुझ जाने वाली सिगार को दूर फेंक दिया। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझसे करने को कहा गया है, और ये ऐसा काम नहीं है जो हर एरा गहरा कर्नल कर सके। ये इंटेलिजेंस का मिशन है और मैं कमांडोज की ऑपरेशन प्लान करता हूँ। क्या तुमको मालूम है कि मैं कितने खतरात मोल देता हूँ? मैं हर जगह जान हथेली पर रख कर फिरता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी कामयाबी का इनाम क्या है, एक मेडल, थोड़ी सी जमीन या बैज तारीफ, लेकिन मेरी नाकामी की सजा बहुत सख्त है। ख्वाब सरहद के उधर पकड़ा जाऊं या इधर। तुम क्या कर रहे हो? मेरे दिए हुए पैसे से असला खरीद रहे हो और बस। तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं है, ये तुम कह सकते हो, मगर अपना रिस्क मैं जानता हूँ। साधु राम ने सपाट लहजे में कहा, मैं हिंदू हूँ और मेरी वफादारी पहले से ही मशकूक है। मेरे बारे में एक इतला काफी है जो तुम भी दे सकते हो। मैं मुल्क का गद्दार हूँ। मुझे कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा और तुम्हारा दिया हुआ पैसा मुझे बचा नहीं सकेगा। कानून की सजा से पहले ये लोग मेरी तिक्का बोटी कर देंगे जो आज मुझे सलाम करते हैं। मेरे ख्याल में तुम दोनों ख्वाह मुख्वाह की बहस में उलझ गए हो, कर्मा वाली ने मुदाखलत करते हुए कहा। क्या फायदा इन बातों से, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। नो, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, कर्नल जगन्नाथ ने कहा। तुम यहाँ काफी ला सकती हो माई डियर। वादा करो कि तुम दोनों फिर कोई झगड़ा नहीं करोगे। कर्मा वाली मुस्कुराई। बल्कि बेहतर होगा कि अगर तुम नीचे जाकर बाल का अंदाजा कर लो, इतनी देर में काफी बना के मैं बाहर ही ले आती हूँ। नॉट ए बैड आइडिया, कर्नल मुस्कुराया। चलो साधु राम, बिजनेस की बात पहले हो जाए। वो तीनों साईं पापड़ वाले की खानकाह का अकबी दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। जो कुछ मैंने सुना था, देखा था, वो हकायक की मुंह बोलती तस्वीर था। कर्मा वाली और साधु राम मुल्क दुश्मन एजेंट थे और दिलावर के माल को कर्नल जगन्नाथ के हाथ बेचते थे। वो असले की कीमत अदा करता था और उसे भारत के रास्ते बशर की बंगाल की अलहदगी पसंद तकरीबकारों तक पहुंचाता था। तकरीबकार गैर मुल्की कुव्वतों के आलाकार थे और उन्हें सरमाए की कमी न थी। चुनाचे दिलावर का माल धड़ाधड़ बिक रहा था। कर्मा वाली और साधु राम के खजाने भर रहे थे और अगरचे कर्नल जगन्नाथ अपनी हुकूमत की पॉलिसी और हिदायत के मुताबिक काम कर रहा था, मगर उसमें कोई शक नहीं था कि वो इस मिशन से
बेहिसाब माली फ़ायद भी हासिल कर रहा था, मगर उसको पूछने वाला कोई नहीं था। जो बात अब तक एक ख्याल थी या मफरूज़ा थी, वो अचानक हकीकत बनकर मेरे सामने आ गई थी और मैं खौफज़दा बैठा था। खौफ मुझे अपनी जान के जाने का नहीं था। इस वक्त मैं राबिया या मोहसिन और अपने सब दोस्तों की जिंदगियों को लाहक खतरात के एहसास से भी बेगाना था। मैं ये सोच सोच कर खौफज़दा हो रहा था कि कर्नल जगन्नाथ या रामा राव के अलावा कितने वतन दुश्मन अपने पैसे की ताकत से और अपने मज़मूम सियासी अज़ाइम की तकमील की खातिर मेरे मुल्क के दो हिस्सों को एक दूसरे से जुदा करने की साजिश में मसरूफ़ है। कितनी करमावाली जैसी पूर्व फरेब औरतें, साधु राम जैसे कितने वतन फरोश दौलत की हवस में गद्दारी कर रहे हैं। नो मैन लैंड इन्होंने मशरकी पाकिस्तान को कहा था, जहाँ बैरूनी ताकतों की बद से इंतशार पसंद कुव्वतें हर महाज पर सरगर्म अमल थीं। वो माशी महाज पर मुहिब्बे वतन बंगालियों को शिकस्त दे रहे थे, नापुख्ता ज़हन रखने वाले तुलबा की सफ़ों में कदम जमा रहे थे और उनके ख्यालात का रुख वतन दुश्मनी की तरफ मोड़ रहे थे। वो मजदूरों में नफरत का जहर फैला रहे थे और काश्तकारों में तासुब का बीज बो रहे थे। बेचैनी के असबाब पैदा करके अवाम को हुकूमत से बदजन कर रहे थे। मसाइल और मुश्किलात से बगावत की आग भड़का रहे थे। तुलबा लीडरों और सियासी बेज़मीरों को खरीद कर अवाम को गुमराह कर रहे थे। झूठ और बेबुनियाद बातों पर बनी पम्फलेट, किताबचे और पोस्टर शाया करके एक सूबे को पूरे मुल्क के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे। उन्होंने गोरीला जंग के लिए मुख्तलिफ नामों से बागी तंजीमों को हथियारों की फराहमी शुरू कर दी थी। चुनाचे मुल्क की इस हिस्से में जगह जगह बम्बों के धमाकों से बेगुनाह हलाक हो रहे थे। मईशत तबाह हो रही थी। कारखानों की हड़तालों से पैदावार रुक गई थी। बेरोजगार मजीद मसाइल को जन्म दे रही थी। पुल और रेलवे लाइनों की तबाही से ज़राए मुवासलात दरम बरहम हो रहे थे। चुनाचे मुल्क तेजी से खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा था। मुकामी और गैर मुकामी के फ़र्क को नुमाया करके और उनके दरमियान नफरतों को उजागर करने वाले फासले पैदा करके महाजर को अंसार से, भाई को भाई से और मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने की साजिश कामयाब होती नजर आ रही थी। मेरा रुआ रुआ गैज़ो गज़ब की आग में जल गया, लेकिन इससे ज़्यादा अजाब अपनी बेबसी का था कि मैं करमावाली और साधु राम जैसे शैतानों के खिलाफ कार्रवाई में सरकारी सतह पर किसी को कुछ नहीं बता सकता था और किसी से मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि मुल्की कानून के तहत मैं एक मफरूर कातिल मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब मुजरिम हूँ। मेरी सुनने से पहले मुझे पाबंदे सलासिल कर दिया जाएगा और मेरी ज़बान खुलने से पहले ही मुझे कैद खाने की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। इन हालात में जो कुछ करना था मुझे खुद ही करना था। खुदा की मदद पर भरोसा करते हुए और अपने चंद रफीकाने बाज सफ़ा की मदद पर इन्हसार करते हुए। ऐसे अनगिनत साधु राम होंगे और ना जाने कितनी ऐसी कर्मा वालियाँ होंगी जो इस मुल्क में रहकर इसकी तबाही के लिए दुश्मनों से ज़मीर के सौदे कर रहे होंगे। मैं अकेला उन सब का पता नहीं चला सकता था। खुदा ने मुझे कोई गैबी कुव्वत नहीं दी थी और कोई माफूकुल फितरत सलाहियत नहीं बख्शी थी। जो कुछ था मेरा अज़म था और मेरा हौसला था। ये यकीन था कि मैं अकेला नहीं हूँ। अगर मैं इन वतन फरोशों के खिलाफ सर से कफन बांध के निकलूंगा तो और निकलेंगे। कत्लगाहों से चुनकर खमारे इल्म और सबको ना सही मैं जितने भी मुल्क दुश्मनों को ठिकाने लगा सका वही योमे खशर बेरी सुर्ख रुई की सनद होगा। साधु राम और जगन्नाथ के बाहर आने से मेरे ख्यालात का तसलसल बाकी ना रहा। उन्होंने मुश्किल से 10 मिनट अंदर गुजारे होंगे, लेकिन 10 मिनट में मुझे कुछ आराम मिल गया था, वरना मैं कशीदा एसाब और ज़हनी तनाव की कैफियत में बेईसु हरकत और साकत व जामद बैठा हुआ था। तकरीबन उनके साथ ही कर्मा वाली ट्रे में काफ़ी के मग लिए नमूदार हुई, मगर अब वो कर्मा वाली नहीं रही थी। उसको देखकर मेरे ज़हन को ज़बरदस्त झटका लगा। गिरवे रंग के चोगे की जगह उसने बहुत चुस्त कमीज और शलवार पहन रखी थी। कमीज की आस्तीन बहुत मुख्तसर और उसके सेहतमंद बाजुओं में फंसी हुई थी। कमीज के गहरे सुर्ख रंग में उसकी बेदाग जिल्द का मरमरी रंग बहुत रोशन दिखाई देता था। यही रोशन ख्याली कमीज के गले से भी अया थी, जो किसी लेडीज फैशन डिज़ाइनर ने ईजाद किया था। उसके उलझे हुए हुलिये और बेरोने खाकस्तरी बालों की विग भी खट चुकी थी और नीचे से उसके कंधों तक आने वाली बड़ी नफासत से तराशी हुई और बहुत तरीके से सेट किए हुए बाल नमूदार हो गए थे, जो रेशम के सरसराते ढेर की तरह फिसलते हुए उसके चेहरे पर आते थे और फिर मौजे आब की तरह लौट जाते थे। इसका आया पलट में चंद मिनट लगे थे। चुनाचे में अंदाजा कर सकता था कि लिबास गिरवे चोगे के नीचे पहले से मौजूद था। चोगे के साथ ही उसने विग उतार फेंकी, बालों को थोड़ा सा बुर्श कर लिया और जितनी देर में काफ़ी का पानी उबला था उसने लबो आरज को थोड़ा सा रंग दे दिया था। लेकिन इस तब्दीली का तासुर इंतहाई मशहूर कुन था। यकलख्त वो एक सेहतमंद कद्दावर और पूरी शबाब औरत बन गई थी, जिसके हुस्न की कशिश से कोई मर्द इनकार कर ही नहीं सकता था।